CH-101 तूने जिस लड़की पे हाथ डाला है वह राम सिंघानिया की बहू है। रिकैप। इधर रेस्पेसनेंट ने सोफे के धूल को साफ कर दिया और सनाया को बैठने को बोलता है, तभी सनाया उसे थैंक्स बोल बैठने को होती है कि वह रिसेप्शनिस्ट सनाया के कमर को टच कर देता है। सनाया को जैसे ही उस रिसेप्शनिस्ट के छुवन का पता चलता तो वह चौंक कर उसे देखती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट को मुस्कुरा देख सनाया को ऐसा लगा कि शायद गलती से उसने टच कर लिया होगा, यही सोच उसे इग्नोर कर बैठ जाती है। अर्चना भी बगल में बैठ जाती है कि तभी वह आदमी सनाया के कंधे पे हाथ रख देता है। उसके हाथ रखते ही सनाया सहम जाती है और चौंक कर वहां से उठ जाती है। उस आदमी की यह बेहुदा हरकत अर्चना ने भी देख लिया था और वह गुस्से में उसे देख उसके सामने आ जाती है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पे दे मारती है। उस रिसेप्शनिस्ट का तो पूरा चेहरा एक तरफ घूम गया था। नाउ रिसेप्शनिस्ट के गाल में अर्चना के मारे थप्पड़ उसके गाल पे पांचों की पांचों उंगलियां छप चुकी थी। अर्चना गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी को हाथ लगाने की? रिसेप्शनिस्ट ने अपनी मुट्ठी कस के भींच ली और मक्कारी भरा मुस्कान के साथ झूठ मूठ का गिरगिटाते हुए बोला, आई एम सॉरी, मेरी इसमें कोई गलती है, वो बस एक एक्सीडेंट था। व्हाट एक्सीडेंट था? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुमने को अभी अभी घिनौनी हरकत की? वह एक एक्सीडेंट था। लुक मिस्टर, तुम्हें नहीं पता कि हम कौन है? अगर मेरे भाई को पता चल गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। अर्चना का पारा हाई हो गया था। एक तो उससे गलती की और ऊपर से माफी मांगने के बजाय वह उस जानबूझकर की गई गलती को एक एक्सीडेंट बता रहा है। कमरा पूरा साउंड प्रूफ था, अंदर से आवाज बाहर जाना लगभग नामुमकिन था। अर्चना कमरे को चारों तरफ देखते हुए बोली, और तुम हमें कहाँ ले आए हो? वह शक भरी निगाहों से उसे देखने लगी। वह आदमी भी अब तक खुल चुका था और वह सनाया को देख हंसने लगा। उसको हंसता देख सनाया तो डर सी गई थी और वह मन ही मन रॉकी को पुकारने लगी। इधर रॉकी भी बेचैन होकर उन्हें ही खोज रहा था और उन्हें ढूंढते ढूंढते अभिजीत के पास आ पहुंचा था। दरअसल बात यह था कि रिसेप्शनिस्ट कंपनी में नया था, वह कुछ दिन पहले ही अपॉइंट हुआ था। उसके रिज्यूमे में ऐसा कुछ भी गलत नहीं था जिससे कंपनी के एचआर को लगे कि उसे निकाल देना चाहिए, पर इस रिसेप्शनिस्ट ने बड़े ही चालाकी से अपनी रिज्यूमे को बदलवा दिया। अर्चना जो अब तक उसे घूर कर देख रही थी तो वही सनाया अब खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। उस आदमी को हंसता देख सनाया का तो मन उसे मार डालने को कर रहा था। तभी रिसेप्शनिस्ट ने घड़ी में टाइम देखा और उसी वक्त रूम का दरवाजा एक झटके में खुल गया। सनाया और अर्चना दोनों अचानक दरवाजा खुलने से चौंक गई और मुड़कर दरवाजे की तरफ देखने लगी, जहां एक लड़का अपने चेहरे पे घिनौनी हंसी लिए उन्हें ही देख रहा था। अरे आ गया, जल्दी कर और यहाँ आ, वैसे भी हमें यहाँ से निकलना भी है। उस आदमी के बातों को सुन वह आदमी चलकर उसके पास आ गया। तुम क्या करने की सोच रहे हो? सनाया डरते हुए बोली। सनाया के चेहरे को देख वह आदमी हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, इससे मिलो, ये है मेरा दोस्त और हम दोनों जो भी करते हैं साथ में करते हैं। हमने आज तक कितनों के साथ वो सब कुछ किया है, लेकिन आज तुम दोनों को देख हम खुद को रोक नहीं पाए। थोड़ी देर हम तुम्हारे साथ मजे करेंगे और हमेशा की तरह कंपनी छोड़कर भाग जाएंगे, जो हम हर बार करते हैं। इतना सुनते ही अर्चना डर के मारे अपने पैर पीछे करने लगी और चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प, कोई है? लेकिन आवाज कमरे में ही गूंज कर रह जाता है। वह आदमी हंसते हुए सनाया को देख बोला, देखो बेहतर होगा कि तुम दोनों खुद ही हमें सपोर्ट करो, वरना हमने जबरदस्ती की तो तुम दोनों किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। वह दोनों आगे बने लगे, एक सनाया की तरफ तो दूसरा अर्चना की तरफ। दोनों धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाने लगे और जैसे ही दोनों ने दोनों को छूना चाहा तभी दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुल गया। आवाज सुनते ही दोनों उस तरफ देखने लगे जहां रॉकी और अभिजीत खड़े थे। रॉकी तो सनाया और अर्चना के चेहरे को देख वह डर सा गया था कि कहीं इन्होंने उसे छुआ तो नहीं। तभी दोनों दौड़ती हुई आई रॉकी के गले से लग गई। पीछे खड़ा अभिजीत उन दोनों घटिया आदमी को गुस्से में घूर रहा था। अब तक उसकी आंखें लाल हो चली थी। वह गुस्से में आगे बने को हुआ कि तभी रॉकी ने उसे रोक दिया और बीना का छोटी ईसी भाव के खड़क आवाज में बोला, रुक जाओ। और फिर सनाया को देख धीमे से बोला, क्या हुआ? इन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? सनाया रोते हुए उसके सीने से लग से सकने लगी, क्योंकि आज से पहले रॉकी के अलावा और किसी ने उसे नहीं छुआ था। उसका रोना देख रोका का पारा एकदम से हाई हो गया। इधर खड़ा रिसेप्शनिस्ट ये समझ गया था कि अब वह फंस चुका है, इसलिए उसने अपना आखिरी दाव खेला जो वह हमेशा फंसने के बाद खेलता था। ओए सुन, देखो मुझे इन लड़कियों को यहाँ लाते हुए किसी ने नहीं देखा है, तो तुम दोनों भी हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम सब मिलकर में मजे करेंगे। वैसे भी मैं तो आज ही कंपनी छोड़ देने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक कंपनी में मजे करने के बाद उसमें नहीं रुकता। तो तुम सब के ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। रॉकी यह सुनते हुए आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। अभिजीत पता नहीं पर उससे खुद को जैसे संभाले हुए था, वह उसके लिए अब बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। रॉकी शांत था, उसका ऑरा अब कोल्ड होता जा रहा था। उसने मोबाइल निकाला और किसी को मैसेज कर दिया। मैसेज होते ही समर उसके पास जल्दी से दौड़ता हुआ चला आया। उसके आते ही रॉकी एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बोला, आप दोनों को मेरे ऑफिस में लेकर जाए। इतना बोल वह सनाया और अर्चना को समर के साथ जाने को बोल देता है, पर सनाया डरी हुई थी, वह रॉकी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, सनाया ने रॉकी के सीने में छिपते हुए कहा। तभी रॉकी उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरकर बोला, तुम जाओ, मैं 2 मिनट में आया। और फिर सनाया के माथे पे किस कर देता है। सनाया आंखें बंद कर लेती है।
ना चाहते हुए भी सनाया और अर्चना को जाना पड़ता है। समर के जाते ही रॉकी अभिजीत को दरवाजा बंद करने का इशारा कर देता है। अभिजीत तो कब से रॉकी को देख रहा था, वह जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। उसने आज से पहले कभी भी रॉकी को ऐसे इतने खतरनाक रूप में नहीं देखा था। तभी रॉकी आगे बढ़ते हुए बोला, तुझे पता है तूने क्या बोला है, मजे करेगा मेरी बीबी के साथ। और इतना बोल वह उसके चेहरे पे एक जोर का मुक्का दे मारता है। अभिजीत अब तक ये सब देख दंग था, क्योंकि सनाया तो बहन उसकी थी और वह खुद उन दोनों को नहीं छोड़ना चाह रहा था, लेकिन रॉकी का गुस्सा देखना जाने क्यों वह खुद को बार बार रोक रहा था। अब तब उनमें से एक कराहने हुए जमीन पे जा गिरा था और तभी दूसरा जो ये सब देख रहा था वह रॉकी के ऊपर हाथ उठाने को हुआ, पर उससे पहले ही अभिजीत ने उसे गले से पकड़कर दीवार के ऊपर कर दिया था। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी दीवार पे किसी खुट्टी में कपड़े की तरह टंगा हुआ है। इधर रॉकी इस आदमी के कॉलर को पकड़ते ही और उसे लगातार थप्पड़ मारते हुए कहने लगा, एक मेरी वाइफ है जिसे मैं जान से ज्यादा प्यार करता हूँ और दूसरी मेरी बहन जो मेरे लिए सबसे ज्यादा अजीज है, और तुमने उनके ऊपर अपनी इन घटिया नजरों को डाला। अभिजीत उससे वैसे ही टांगे ये सब सुन रहा था। तभी रॉकी उस आदमी को फिर से थप्पड़ मारते हुए बोला, तूने जिस लड़की पे हाथ डाला है वो राम सिंघानिया की बहू है। ये सुनते ही अभिजीत का हाथ ढीला पड़ गया और वह एकटक रॉकी को देखने लगा। वह आदमी अभिजीत के पंजे से आजाद होते ही जोर जोर से खांसने लगा। इधर रॉकी के थप्पड़ मारने से उस आदमी का पूरा चेहरा सूज गया था और ऊपर से रॉकी के कहे गए शब्द जो अब तक उसके कान में किसी खंजर की तरह गूंज रहे थे। अगर सच में उसने जिस लड़की पे हाथ डालने की कोशिश की है और वह राम सिंघानिया की बहू है तो इसका मतलब उसका मरना तय है। इधर अभिजीत रॉकी के चेहरे को बार बार घूर रहा था। उसके कान बज रहे थे जैसे रॉकी ने एक जोक मारा हो और उस पर विश्वास कर पाना मुश्किल। रॉकी उसे थप्पड़ मारे जा रहा था, मारे ही जा रहा था। उसके लिए यह बर्दाश्त करता मुश्किल हो रहे था कि इस कमीने ने सनाया को छुआ भी होगा। CH-122 अभी मेरी बहन को डिवोर्स देगा। रिकैप, अगर सच में उसने जिस लड़की पे हाथ डालने की कोशिश की है और वह राम सिंघानिया की बहू है तो इसका मतलब उसका मरना तय है। इधर अभिजीत रॉकी के चेहरे को बार बार घूर रहा था। उसके कान बज रहे थे जैसे रॉकी ने एक जोक मारा हो और उस पर विश्वास कर पाना मुश्किल। रॉकी उसे थप्पड़ मारे जा रहा था, मारे ही जा रहा था। उसके लिए यह बर्दाश्त करता मुश्किल हो रहे था कि इस कमीने ने सनाया को छुआ भी होगा। नाउ रॉकी यह सोच ही नहीं पा रहा था कि उसने सनाया को छुआ भी होगा। उसकी जान को छूने का हक सिर्फ उसे है। रॉकी गुस्से में उसे मारते जा रहा था, तूने छुआ कैसे मेरी जान को, तुझे जान से मार दूंगा। रॉकी उसके गर्दन को पाकर जोर से दबने लगा था। अगर अभिजीत बीच में नहीं आता तो रॉकी आज उसे मार ही डालता। इतने में कुछ गार्ड्स अंदर आए और खड़े हो गए। रॉकी गुस्से में बोला, इन दोनों को लो जाओ यहाँ से। गार्ड्स रॉकी के ऑर्डर मिलते ही दोनों को उठाकर ले जाते हैं। उसके जाते ही रॉकी लंबी लंबी सांसें लेकर अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश करने लगता है। अभिजीत जो कब से रॉकी का यह एक अलग ही रूप देख रहा था, वह अचानक से रॉकी को कॉलर से पकड़ लेता है और दीवार से सटा देता। अभिजीत गुस्से में रॉकी को घूर रहा था। अभिजीत गुस्से में रॉकी से बोला, तूने चिट किया है हमारे साथ। रॉकी उसके हाथ को अपने गर्दन से हटाने की कोशिश करते हुए जबरदस्ती बोलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके गले पे दबाव पड़ने से वह बोल नहीं पा रहा था। साले साहब छोड़ो मुझे, अपनी बहन को विधवा बनाना चाहते हो क्या? ये सुनते ही अभिजीत गुस्से में उसे छोड़ देता है और एक जोर का मुक्का उसे दे मारता है। रॉकी दर्द से अपने पेट को पाकर कराहते हुए अभिजीत से बोलता है, अरे मेरी बात तो सुनो। लेकिन अभिजीत एक नहीं सुनता और फिर से उसके पेट में एक जोर का मुक्का दे मारता है। इस बार रॉकी कराहते हुए जमीन पे जा गिरा। तभी अभिजीत फिर से उसे कॉलर से पकड़ लेता है और उसे गुस्से में घूरने लगता है। रॉकी तो बस उसे सच्चाई बताना चाहता था, ये कभी नहीं सोचा था कि अभिजीत इतना भड़क जाएगा। अरे यार मेरी बात तो सुनो, मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ ना। अभिजीत रॉकी का एक नहीं सुनता। अब रॉकी भी समझ गया था कि यह ऐसा नहीं मानेगा, इसलिए जैसे ही अभिजीत मारने को हुआ कि उसके मुक्के को रॉकी अपना हाथ आगे कर रोक लेता है और उसके हाथ को झटकते हुए उसे जोरदार का उसके पेट में एक मुक्का दे मारता है। अभिजीत 2 कदम पीछे हटा, लेकिन अब उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। इधर रॉकी का भी पारा हाई हो गया था। अभिजीत कभी भी झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाता था, इसी कारण से उसने अपना घर तक छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ तो रॉकी झूठ बोलकर उसकी सबसे यारी चीज उससे छीन लिया था, उसकी गुड़िया। वह अपनी जलती हुई आंखों से रॉकी को देख रहा था। यार मेरी बात तो सुन। रॉकी अपने दोनों हाथ आगे कर उसे रोकते हुए बोला, लेकिन अभिजीत एक नहीं सुना और उसे मारने ही वाला था कि रॉकी जल्दी से उसके हाथ को पकड़ उसे पीछे से पकड़ लेता है और समझाते हुए बोला, साले साहब मेरी बात तो सुनो। लेकिन अभिजीत एक नहीं सुनता और जल्दी से झुककर रॉकी को किसी चीनी के बोरे तरह उछाल कर फेंक देता है। रॉकी कराहता हुआ गिरा था, वह धीरे धीरे उठता है। अभिजीत एक CBI ट्रेंड ऑफिसर था, तो उसके लिए रॉकी पे हावी होना कोई मुश्किल नहीं था। पर जैसे ही वह रॉकी को घूरते हुए जो कहा, उसे सुन रोक का पारा 99% तक पहुंच गया। तू कोई मेरा जीजा नहीं है, तू अभी मेरी बहन को डिवोर्स देगा। रॉकी के कानों में जैसे ही ये शब्द गुजे तो वह गुस्से में गरजते हुए बोला, बस यह आखिरी बार था। अगर इसके बाद एक भी शब्द बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा कुछ लगता है। आई लव सनाया। फिर आगे उंगली पॉइंट करते हुए बोलता है, सनाया मेरी जान है। तुम तो क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे उससे लग नहीं कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं सब कुछ यबह कर दूंगा। रॉकी का बोल्ड और कड़क आवाज सुनकर अभिजीत भी एक पल के लिए डर सा गया था।
रोका के आंखों में सनाया के लिए प्यार देख अभिजीत उसे देखता ही रहा। तभी रॉकी उसके सामने आते हुए अपने जलते हुए आंखों से घूरते हुए अपने एक एक शब्द पे जोर देते हुए बोला, सनाया सिर्फ मेरी है। अगर किसी ने मुझसे अलग करने की कोशिश तो वह कल का सूरज नहीं देख पाएगा। तुम उसके भाई हो इसलिए अभी तक यहाँ खड़े हो, वरना इसका अंजाम तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता है। अभिजीत एक तक उसे देख रहा था। अब तक उसका गुस्सा कहीं छू सा हो गया था। दोनों कुछ ज्यादा ही घायल हो चुके थे। मारने किसे आए थे और खुद ही लड़ पड़े। अभिजीत जो कब से उसके आंखों में देख रहा था वह उसे घूरते हुए बोला, तो तूने झूठ क्यों बोला। अब अभिजीत को सब समझ आने लगा था कि आखिर कॉलेज में रॉकी के बारे में कुछ पता क्यों नहीं चल सका था। किसी का भी आइडेंटिटी को छुपाना रॉकी के लिए चुटकियों भरा काम था। रॉकी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसे अभी भी रह रहकर अभिजीत के वो शब्द याद आ जा रहे थे जब उसने उसे डिवोर्स देने की बात कही थी। रॉकी लंबी लंबी सांसें लेने लगा ताकि उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो सके। अभिजीत को तो पहले ही समझ जाना चाहिए था जब उस आदमी ने सनाया को छुआ था और रॉकी उसे मार ही डालना चाहता था। जब रॉकी को किसी का छूना तक बर्दाश्त नहीं तो उससे लग होने की बात तो अभिजीत ने कहकर अपने मौत को दावत दे दिया था। रॉकी का गुस्सा जब थोड़ा शांत हुआ तब वह कहता है, अभी मेरे बारे में कोई नहीं जानता मेरे अपनी के अलावा, और फिर आगे अपनी पूरी सच्चाई रख देता है कि कैसे वह राम सिंघानिया से मिला और फिर 3 साल का टर्म्स ऑफ कंडीशन रख दिया गया। अभिजीत के एक्सप्रेशन चेंज होता जा रहा था और जब रॉकी ने अपने शब्दों पे विराम दिया तो अभिजीत को खुद पर शर्मसा आने लगा था। आखिर उसे एक बार तो उसे सुन लेना चाहिए था कि रॉकी क्या कहना चाहता है। अभिजीत गिल्टी फील करते हुए बोला, सॉरी। रॉकी ये सुनते ही बोला, क्या मैं सुन नहीं पाया, थोड़ा जोर से बोलो, जब इतना जोर से मार सकते हो तो बोल भी तो सकते हो ना। अभिजीत को गुस्सा भी आ रहा था और गिल्ट भी। वह बिना नजरें मिलाए ही थोड़ा जोर से बोला, सॉरी। दोनों शांत तो हो गए थे लेकिन अब उनका दर्द पड़ने लगा था। अभिजीत को तो कम लेकिन रॉकी कुछ ज्यादा ही पिट गया था। वह अपने होठों से निकल रहे खून को अंगूठे से पोंछ खून को देखते हुए बोला, चलो रही सही कसर तुमने पूरी कर दी। जब तुम्हारी बहन को पता चलेगा तो देखता हूँ वह तुम्हारा क्या करती है। और फिर आगे उसे देखते हुए बोलता है, और हाँ मैं तुम्हारा जीजा हूँ तो साले की तरह पेश आया करो, इतना जोर से कौन मारता है। और फिर आगे चलते हुए उसके गले में अपना हाथ डाल देता। मुझे दर्द हो रहा है, तुम ले चलो मुझे प्राइवेट लिफ्ट से होकर मेरे केबिन में। अभिजीत उसे घूर कर देखता है, साले साहब घुना बंद कीजिए और चलिए। अभिजीत मन महसूस कर रह जाता है। दोनों चलते हुए प्राइवेट लिफ्ट में आ जाते हैं। कुछ ही देर में रॉकी और अभिजीत टॉप फ्लोर पे थे। रॉकी उससे अलग होता है और केबिन का खोल देता है जिसमें सनाया और अर्चना पहले से ही परेशान बैठे हुए थे। सनाया का तो सोच सोच कर बुरा हाल हो रखा था, अर्चना भी परेशान थी। तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और रॉकी अपने पेट पे हाथ रखे हुए अंदर आता है। अभिजीत भी उसके पीछे आता है लेकिन उसका मन थोड़ा उखड़ा हुआ था। सनाया ने जैसे ही रॉकी को देखा तो उसकी आह निकल गई और वह दौड़कर उसके पास चली आई। अब तक सनाया के आंसू फूट पड़े रहे थे। वह रोते हुए उसके चेहरे पे लगे चोट के निशान को देखते हुए बोली, ये आपको क्या हुआ। सनाया को रोता देख अभिजीत को बुरा लग रहा था। अर्चना भी भूत बनी खड़े रॉकी के चोट को ही देख रही थी। रॉकी सनाया का हाथ पाकर लिया और प्यार से बोलता है, कुछ नहीं विफाई, बस हो थोड़ा सा, मैंने मारा है इसे। रॉकी अपने शब्द पूरे कर पाता इससे पहले ही अभिजीत बीच में बोल पड़ा। सनाया अपनी झिलमिलाती हुई आंखों से अभिजीत को देखती है, पर आपने क्यों मारा। सनाया के सवाल करते ही अभिजीत दूसरी तरफ देखते हुए बोला, वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग था। सनाया ये सुनते ही अभिजीत को गुस्से में देख गुरने लगी तो अभिजीत उसे लाचारियत से देखने लगा। सनाया कुछ कह पाती और दोनों में बात बिगड़ता उससे पहले ही रॉकी कराहते हुए बोला, विफाई मुझे दर्द हो रहा है। रॉकी के दर्द भरी आह सुनकर सनाया जैसे होश में आए और रॉकी को देखने लगी। सनाया का दिल टूट रहा था उसके घाव को देखकर। तभी रॉकी उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। ऑफिस में ही एक अटैक्ट रूम था जिसमें रॉकी के आराम करने का सारा इंतजाम किया गया था। रॉकी और सनाया के जाते ही अभिजीत गुस्से में दीवार पे जोर से मुक्का दे मारता है। अर्चना ये देखकर धक्सी रह जाती है और जल्दी से उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। CH-103 तुम हो तो सब अच्छा है। रिकैप, पर आपने क्यों मारा। सनाया के सवाल करते ही अभिजीत दूसरी तरफ देखते हुए बोला, वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग था। सनाया ये सुनते ही अभिजीत को गुस्से में देख गुरने लगी तो अभिजीत उसे लाचारियत से देखने लगा। सनाया कुछ कह पाती और दोनों में बात बिगड़ता उससे पहले ही रॉकी कराहते हुए बोला, विफाई मुझे दर्द हो रहा है। रॉकी के दर्द भरी आह सुनकर सनाया जैसे होश में आए और रॉकी को देखने लगी। सनाया का दिल टूट रहा था उसके घाव को देखकर। तभी रॉकी उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। ऑफिस में ही एक अटैक्ट रूम था जिसमें रॉकी के आराम करने का सारा इंतजाम किया गया था। रॉकी और सनाया के जाते ही अभिजीत गुस्से में दीवार पे जोर से मुक्का दे मारता है। अर्चना ये देखकर धक्सी रह जाती है और जल्दी से उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। नाउ अर्चना अभिजीत के हाथ को अपने हाथ में लेकर देख रही थी। उसके दिल में चुभन सी हो रखा था। अभिजीत एक टक अर्चन के चेहरे को देख जा रहा था जिसपे दुनिया भर की मासूमियत दिख रही थी। ऐसे क्या जरूरत थी ऐसे गुस्सा निकालने की, देखो अब चोट लग गया ना। अर्चना उसके चोट लगे हाथ पे फूंक मारते हुए बोली। अभिजीत जो उसे गुस्से से भरा चेहरा देख रहा था वह अचानक ही अपना हाथ खींच लेता है और अर्चना के चेहरे को गौर से देखने लगता है। ना जाने क्यों पर उसे अर्चना का चेहरा देखा देखा सा लग रहा था। हम पहले कभी मिल चुके हैं क्या।
अभिजीत शक भरी निगाहें डालते हुए बोला। उसके मिलने का याद दिलाते ही अर्चना को अपनी पहली मुलाकात याद आने लगा, जब वह अभिजीत से एक कॉफी शॉप पे टकराई थी। वो सब याद आते ही अर्चना जल्दी से अपना सरनामे हिलाने लगती है, जिसे देख अभिजीत बोला, झूठ, देखो झूठ से मुझे सख्त नफरत है। सच सच बताओ। अभिजीत का गुस्सा देख अर्चना कभी नामे तो कभी हमें अपना सर हिला रही थी, जिसे देख अभिजीत इरिटेट होते हुए, हाँ या ना। हाँ। अर्चना हाँ में सर हिला नीचे देखने लगे। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसे उस दिन के बारे में कुछ भी याद आए। कितना ऑक्यूवर्ड था वो सब, जब अर्चना ने गलती से अभिजीत के शर्ट पे आइसक्रीम गिरा दी थी, और इतना ही नहीं, उसके बाद उन्हें पता चला कि टेबल भी एक ही बुक हो गया था। फिर अभिजीत और अर्चना की बहस, लास्ट में फिर से सनाया का वो प्लान जो आज तक चला ही नहीं। अर्चना जब थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली तो अभिजीत ने सवाल किया, कहाँ मिले थे हम? इतना बोल खुद के दिमाग पे जोर देने लगा। कहाँ मिले थे? एक सीबीआई ऑफिसर ये सोच रहा था, अपने दिमाग पे जोर देकर याद करने में लगा था, और जैसे ही उसे याद आया तो अर्चना को देख चिढ़ते हुए बोला, तुम वो नहीं तो उस दिन कॉफी शॉप में तुम था। जो उसका फीका रिएक्शन देख रही थी वह बोह बनाकर अपने कमर पे हाथ रखते हुए बोली, क्या बोला आपने? उस दिन आप टकराए थे मुझसे, मैं नहीं। वॉट? मैं टकराया था तो आइसक्रीम किसने गिराया था? क्या भुताया? अभिजीत उसे घूरते हुए बोला। दोनों में पुराने मुलाकात को लेकर बहसबाजी शुरू हो चुका था। अर्चना तो चुप होने का नाम ही ले रहे थे, चढ़े जा रही थी उस पे। अभिजीत उसके लगातार हिलते होठ देख रहा था। अचानक से ही उसने उसे कमर से पकड़ा और दीवार से सटा दिया। बहुत बोलती हैं, अगर आगे एक भी शब्द निकाला तो मुझे चुप करने के बहुत से रास्ते आते हैं। अर्चना जो अचानक से दीवार से आ लगी, अपने सामने अभिजीत को इतने करीब देख उसकी सांसें रुक सी गई। छोड़ो मुझे, अगडू इंसान, अर्चना उसके गिरफ्त में कसमसाते हुए बोली। अभिजीत जो ये सुन रहा था, उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और उसके और करीब जाते हुए उसके चेहरे पे एक ठंडी फूंक मारते हुए बोला, अगर नहीं छोड़ा तो। अर्चना ने अचानक से अपनी आंखें बंद कर ली। अभिजीत का यूं ऐसे करीब आया उसे बहका रहा था। अर्चना का पूरा चेहरा अब लाल होने लगा था। उसे अपने चेहरे पे गर्मी महसूस होने लगी थी, जिसे देख अभिजीत एक टेढ़ी मुस्कान के साथ अर्चना को छेड़ते हुए बोला, वो तो मिस पटर पटर मा शर्माती भी नॉट बैड। अभिजीत के मुंह से खुद के लिए ऐसे शब्द सुन अर्चना अपनी आंखें खोल उसे घूरते हुए देखती है, जो उसे ही देख मुस्कुरा रहा था। ओ हेलो, पटर पटर बोलते होंगे आप, मैं नहीं, बड़े आए। अकडू घमंडी चिपकू कहिका। जैसे ही अर्चना ने नए और सुविचारित नाम से अभिजीत को आवाज तो उसके कान खड़े हो गए। वह अपन एक एब्रो उचकाकर उसे देखने लगा। अर्चना अभी भी उसके गिरफ्त में थी, और अभिजीत अर्चना की कमर पर पकड़ वैसे ही मजबूत बनाए रखे थे। पूर्ण विराम। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। अर्चना उसे खुद से दूर करने में लगी थी, लेकिन अभिजीत के पकड़ के सामने अर्चना की ताकत किसी शेर के सामने एक खरगोश की तरह था, जो सिर्फ घुर सकता है, शेर का कुछ बिगाड़ सकता है नहीं। अकडू घमंडी चिपकू, अभी बताता हूँ ये चिपकू क्या क्या कर सकता है। और इतना बोल उसके जल्दी से करीब कर अर्चना के कांपते होठों पे अपने सख्त होठ रख दिए। अर्चना अवाक सी रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। वह उसके सीने पे अपने कोमल से नाजुक हाथ बरसाने लगी, जिससे रत्ती भर भी अभिजीत को फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरी तरफ अटैक कमरे में रॉकी ने अपने शर्ट निकाल दिए थे और बेड पे लेटा था। सनाया जो उसके चेहरे और शरीर पे बने लाल निशान देख रही थी, उसका तो दिल ही रोने को हो रहा था। वह अपने दबदबाए आंखों से देख रॉकी के जगह जगह लगे घाव के निशान में दवा लगा रही थी, तो वही रॉकी उसे प्यार से निहारने में लगा था। खुद के लिए सनाया को इतना परेशान होता देख उसे सुकून सा मिला था। तुम हो तो सुबह नहीं है, तुम हो तो शामें हसीन है, एक दुनिया सपनों सी है, तुम हो तो इस पे यकीन है, तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है, तुम हो तो ये लम्हा है, तुम हो तो इसमें सदा है, तुम हो तो इस लम्हे में सदा है, तुम हो तो सब अच्छा है। सनाया के आंसू देख रॉकी को अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर खुद से ज्यादा उसके लिए परवाह करता देख उसे सुकून सा मिला। आखिर उसे बेहद प्यारी वाइफ जो मिल गई थी। जब सनाया ने रॉकी के निशान पे दवा लग दिया, रॉकी देख मुस्कुराया और बोला, वैसे विफाई तुम आज यहाँ कैसे? क्या कोई काम था? उद्धरण चिन्ह। वो तो मैं बस भाई से मिलने आई थी। सनाया रॉकी के चेहरे पे लगे निशान पे अपने कोमल हाथ फिराते हुए बोली। और मुझसे? रॉकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके आंखों में झंकते हुए बोला। उस वक्त रॉकी के चेहरे पे एक कुटिल भरा मुस्कान था, जिसे देख सनाया शर्मा सी गई और उसके सीने में चीख गई। आउच! रॉकी ने जैसे ही कहा तो सनाया चौंक कर उसे देख घबराए हुई टोन में बोली, सॉरी सॉरी। आप ठीक हैं? रॉकी मुस्काया और उसे प्यार से देखने लगा। सनाया उसके चेहरे की मुस्कान देख समझ गई कि रॉकी उसे परेशान कर रहा है, तो वह मुंह बुलाकर उससे दूर हटते हुए बोली, आप ना बहुत बुरे हैं। एक तो मेरा जान सुखा जा रहा है आपको देखकर, और आप हैं कि मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। जाइए, अब मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली। हन। रॉकी मुस्कुता उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर लिया और उसके आंखों में देख उसे छेड़ते हुए बोला, मुझे ऐसे छोड़कर जा रही हो? अभी तो मैंने दवा भी नहीं खाया है। और इतना बोल वह सनाया एक लाल होठों को देखने लगा, जो कब से उसे बेचैन कर रहे थे। सनाया नासमझी से उसे देख रही थी, और जैसे ही उसने रॉकी के नम्र को फील किया कि वह कहाँ देख रहा है, तो वह समझ गई कि रॉकी किस दवा की बात कर रहा है, और ये सब सोचते उसका चेहरा चेरी की तरह लाल हो गया। आप ना, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आता ना? जहां मन वही शुरू हो जाते हैं। सनाया अपने कमर से उसका हाथ हटाती, लेकिन रॉकी उसे और मजबूती से पकड़ लेता। सनाया का तो बुरा हाल हो रखा था। तभी रॉकी एक लिप किस कर बोलत है,
आई डोंट केयर विफाई और इतना बोल फिर से उसे एक लिप किस करता है। तुम बस मेरी हो। सनाया एकटक देख उसके हरकतों को नोटिस कर हरी थी। रॉकी बार बार सनाया को लिप किस करता और फिर कुछ बोलता और फिर किस करता है। ये सिलसिला चलता ही रहा। बार बार रॉकी के होठों उसके होठ से टकराते और अलग हो जाते हैं। यह मेरा ऑफिस है, यहाँ मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, समझी विफाई। और फिर एक लाइट किस करते हुए आगे बोला, अगर तुम चाहो तो हम कुछ और भी कर सकते हैं, वैसे यहाँ कोई नहीं है और ना ही कोई आएगा। सनाया के चेहरा शर्म से टमाटर की तरह लाल हो चुका था। रॉकी का ऐसे बार बार उसके होठों को छूना सच में सनाया के पूरे बदन में सिहरन पैदा कर दिया करता है। रॉकी का यूं अपने अंदाज में प्यार जताना सनाया को सुकून सा मिलता है और वह शर्माते हुए उसके सीने में छिप सी गई थी। इधर बाहर अर्चना के हाथ पैर चलने से जब अभिजीत को फील हुआ कि अर्चना की सांसें अटक रही हैं तो वह धीरे से उससे अलग होकर उसके तेज चल रहे सानों, जिसके कारण उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था, उसे देख रहा था। अर्चना गुस्से उसे देख रही थी, वह तो बस अपने सामने खड़े आदमी को मार ही डालना चाहती थी। अर्चना उसे घूरते भर की, तुमने मुझे किस किया, तुम्हें तो मैं छोड़ दूंगी नहीं, अगडू खडूस। एस बस अब एक शब्द नहीं अर्चना कुछ आगे कह पाती, उससे पहले ही अभिजीत ने उसके होठों में उंगली रख उसके लाल होठ पे अपने अंगूठे को फिराने लगा। उसे अर्चना के होठ किसी सॉफ्ट से बटर की तरह लग रहा था, जिसपे जितना हाथ फिरा वह उतना ही सॉफ्ट होता जाएगा। आह जंगली बिल्ली। अभिजीत को हाथ फिराता देख अर्चना ने अचानक से उसके अंगूठे को काट लिया था, जिससे अभिजीत को जैसे ही दर्द का एहसास हुआ तो वह कराह उठा था। CH-105 अभिजीत इन्वॉल्वेड द ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट। रिकैप, इसलिए उसने खुद को शांत रखा और दोनों थोड़ी देर में समर के केबिन में थे। समर अभिजीत को देखते ही रॉकी को सवालिया नजरों से देखने लगा कि आखिर रॉकी अभिजीत को क्यों लाया है। एक समय था जब राम सिंघानिया के रास्ते का रोड़ा था अभिजीत, और आज वह हमारे बीच में। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए और हमारे कंपनी के खुफिया जानकारी CBI के हाथ में हो। रॉकी आंखों ही आंखों में आश्वस्त किया कि सब ठीक है, लेकिन अभिजीत पे भरोसा उसका भी उतना ही था जितना कि समर को। ना के बराबर। CBI में काम करने वाले लोग कसम खाते हैं कि जान दे देंगे पर गद्दारी नहीं करेंगे, तो क्या अभिजीत को कंपनी के कामों में इन्वॉल्व करना सही है, वो भी तब जब इसकी खबर दूर दूर तक राम सिंघानिया को ना हो। नाउ राम को रॉकी पे भरोसा तो था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वे अपना सारा बिजनेस उसके हाथ में सौंप दे और घर बैठ जाए। बेशक रॉकी के अंदर बिजनेसमैन बनने का टैलेंट था, लेकिन ये भी हम भूल नहीं सकते कि रॉकी अभी नया नया है इन सब में। जहां हर कदम पे राम साथ देते आए हैं, उसे एक खरोच तक नहीं आने दिया, तो क्या उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि रॉकी किसे किस तरह से कंपनी के अंदर इन्वॉल्व कर रहा है। ये रिस्की है, कुछ ऐसा जैसे एक सपेरा सांप को पालता है जो कब उसे ही डस से कुछ पता नहीं। अभिजीत भी कुछ ऐसा ही था उन लोगों के लिए। कई सालों से चली आ रही ये दुश्मनी राम और CBI के बीच में, और अब अभिजीत के ऐसे कंपनी में आना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है। समर जो कब से शक भरी निगाले डाले हुए था अभिजीत पर, उसने अपना माथा झटका और रॉकी को परेशानी भरो लहजे में बोला, रॉकी बाबा अब हम क्या करें। समर एक तो ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट के हाथ से निकल जाने से परेशान था और ऊपर से अभिजीत का ऐसे उसके सामने आना उसे और ज्यादा चौंका गया। इधर अभिजीत के दिमाग के घोड़े अपने रफ्तार में चलने लगे। वह सोचने लगा कि आखिर समर के कहने का मतलब क्या है। रॉकी पहले तो बगल के सोफे पे बैठा और फिर बैठे ही अभिजीत को भी खींचकर अपने पास बैठा लिया। ग्रीन प्रोजेक्ट में अब हमारे साथ अभिजीत भी हैं, तो जो भी बात है खुलकर हमारे बीच रखिए। रॉकी समर को देख बोला और समर सामने बैठा अपने बड़े बड़े आंखों को किसी गोल्फ गोल की तरह खोलकर उसे देखना लगा। रॉकी के कहे शब्द सिर्फ समर को ही नहीं बल्कि अभिजीत को भी चौंकने पे मजबूर कर गए। वह भी सोचने लगा कि रॉकी आंख बंद कर उस पे भरोसा कैसे कर रहा है। ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट में हमारे करोड़ों रुपए लग चुके हैं, और यही नहीं खालिद ये सब पहले से ही जानता था। वह बस हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, पर क्यों ये हमें अभी तक पता नहीं चल पाया है। समर ने अपने सारे ख्याल दिल में दफन कर डाले और उसके बाद मुद्दे की बात करा, जो अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे भी अभिजीत पे शक करने के लिए उसे आगे भी बहुत मौके मिलेंगे। वह का प्लान कुछ और है, क्योंकि उसे पता है कि इतने छोटे छोटे कदम से वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बस वह हमें उलझा रहा है ताकि हम उलझे रहे हैं और वह अपने मकसद में कामयाब हो सके, रॉकी सोचते हुए बोला। और फिर बगल में बैठे अभिजीत को देख बोला, क्यों साले साहब आपको क्या लगता है, क्यों छिना है उसने हमारा प्रोजेक्ट। अभिजीत ने जैसे ही रॉकी के सवाल सुने तो उसे देखने लगा, फिर एक बार समर की तरफ देख बोला, मैं नहीं जानता, पर लोग ऐसा तभी करते हैं जब सामने वाला दुश्मन हो या कोई पुराना दोस्त। और इतना बोल अभिजीत खड़ा हो गया और फिर समर को देख एक तल्ख लहजे में बोला, मुझे तुम्हारे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और इतना बोल अभिजीत तेज कदमों के साथ वहां से चला गया। उसके जाते ही रॉकी खुले हुए दरवाजे को देख मुस्कुराने लगा। समर भी अभिजीत को जाते ही देख रहा था और फिर जब रॉकी को मुस्कुराता देखा तो उसने अपनी भावें जोड़ ली और रॉकी को देखने लगा। क्या हुआ रॉकी बाबा, आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं। जब समर से ना रहा गया तो आखिर ने उसने पूछ ही लिया। समर के सवाल से रॉकी जैसे होश में आया और उसे देखते हुए उसके सवालों का जवाब दिया। आप जरा नजर रखिए मेरे इकलौते साले पे, शायद मैं गलत हूँ या हो सकता हूँ, पर अभिजीत का ऐसे अचानक से हमारे कंपनी में ज्वाइन करना, मुझे कुछ आप समझ रहे हैं ना। रॉकी ने समर के आंखों में झांका। इस वक्त रॉकी कुछ अलग ही दिख रहा था, चेहरे पे हंसी, होठ कुछ और बोल रहे हैं और आंखें कुछ और।
समर रॉकी के कहने का मतलब समझ गया कि अब उसे अभिजीत पे नजर रखनी है, पर उसके लिए सावधान रहकर ये सब करना होगा, क्योंकि एक सीबीआई के पीछे पड़ना महंगा भी पड़ सकता है। आज समर और रॉकी दोनों में ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट को लेकर बातें तो हुई, पर उसका कोई हल ना मिला। आखिर में उसे इस प्रोजेक्ट के मामले में राम से बात करनी है, इसके बारे में सोच वह रॉकी के केबिन से निकल गया। समर के जाते ही रॉकी का चेहरा एकदम शांत हो गया और कुछ सोचने लगा। उसमें मन ही मन कहा, अभिजीत ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, धोखा ना ही मुझे पसंद है और ना ही मेरे डैड को। इस धोखे का मतलब तुम शायद नहीं समझ पा रहे, पर मैं देख सकता हूँ। तुम कईयों का दिल तोड़ोगे और शायद मैं उस वक्त तुम्हें बचा ना पाऊं। रॉकी के दिमाग में अजीब से मगर कई सारी सवाल घूमने लगे, जिसका अंत कई गुना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। CH-106 रॉकी और प्रीति और सनाया का गुस्सा। रिकैप। समर के जाते ही रॉकी का चेहरा एकदम शांत हो गया और कुछ सोचने लगा। उसमें मन ही मन कहा, अभिजीत ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, धोखा ना ही मुझे पसंद है और ना ही मेरे डैड को। इस धोखे का मतलब तुम शायद नहीं समझ पा रहे, पर मैं देख सकता हूँ। तुम कईयों का दिल तोड़ोगे और शायद मैं उस वक्त तुम्हें बचा ना पाऊं। रॉकी के दिमाग में अजीब से मगर कई सारी सवाल घूमने लगे, जिसका अंत कई गुना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। नाउ अब ये बता पाना मुश्किल था कि अभिजीत के मन में आखिर चल क्या रहा है, पर रॉकी ने अंदाजा लगा लिया था कि आगे क्या होने वाला है। इधर समर राम के ऑफिस में पहुंच ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगा था, तो वही रॉकी चलते हुए कंपनी से बाहर आ गया। वह आज थोड़ा खुश भी था, तो कुछ बातें उसे अंदर तक कचोट रही थी। रॉकी चलता ही जा रहा था कि तभी वह किसी से टकराया। टकराते ही रॉकी उस अनजान शख्स के साथ नीचे जमीन जा गिरा। इस वक्त दोनों जमीन पे पड़े थे और रॉकी के नीचे दबा हुआ शख्स एकटक उसके आंखों में देखे जा रहा था और अचानक से ही रॉकी बोल पड़ा, प्रीति तुम। रॉकी के नीचे दबी लड़की और कोई नहीं प्रीति थी, जो उसे एकटक देखे जा रही थी, जैसे उसे खा ही जाएगी। प्रीति रॉकी के ही कंपनी में काम करती है और यह बात तब की है जब रॉकी को मेरून प्रोजेक्ट दिया था, तभी वह प्रीति और उसके साथियों से मिला था। रॉकी जल्दी से प्रीति के ऊपर से उठा और उसकी तरफ बिना देखे ही सॉरी बोल वहां से जाने लगा। तभी प्रीति उसका हाथ पीछे से पकड़ लेती है और उसके सामने आ खड़ी होती है। रॉकी आई एम सॉरी, प्रीति ने कहा और अपना चेहरा नीचे कर लिया। तभी रॉकी कुछ सोच बोला, सॉरी क्यों? गलती तो मैंने किया है ना, वो मैं था जो तुमसे टकराया था। नहीं नहीं, इस बात के लिए नहीं, उस दिन जो पार्टी में मैंने किया था उसके लिए। रॉकी ने जैसे ही कहा कि गलती उसने की है, तभी प्रीति ने बीच में ही टोक अपने सॉरी बोलने का रीजन उसे बताती है। यह उसी दिन पार्टी की बात है जब सनाया ने वीडियो कॉल किया था और तभी अचानक से प्रीति उससे लिपट गई थी ताकि वह सनाया को जलन महसूस करा सके, लेकिन हुआ उसका उल्टा और रॉकी ने प्रीति को धकिया दिया था, फिर पार्टी छोड़ सनाया के पास चला आया था। इट्स ओक, मैं उस दिन को भूल गया हूं, तो बेहतर होगा कि तुम भी उस दिन को कोई सपना समझकर भूल जाओ। रॉकी बोलते हुए सामने देख रहा, वह बार बार प्रीति से नजरें मिलाने से हिचक रहा था, तो वही प्रीति उसका इतना रूढ़ और सूखा बर्ताव देख खींच गई और बोली, रॉकी क्या तुम मुझसे नाराज हो? उद्धरण चिन्ह। नहीं, बिल्कुल नहीं, रॉकी इस बार उसे देखते हुए बोला। तो फिर तुम मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रहे हो? प्रीति के ऐसे बोलने से रॉकी थोड़े शक लहजे में उसे देख बोला, बस ऐसे ही, मैं ऐसा ही हूँ। और इतना बोल रॉकी आगे जाने लगा। प्रीति उसे देखती रही तब तक, जब तक कि रॉकी उसके आंखों से ओझल ना हो गया। रॉकी के जाते ही प्रीति अपना आंसू पोंछ वहां से लिफ्ट की तरफ चली गई। तभी कुछ दूरी पे खड़ा एक शख्स अपने सधे और डरावने कदमों के साथ बाहर आया और मोबाइल में व्हाट्सएप खोल किसी को फोटो भेज। एक टेढ़ी मुस्कान के साथ रॉकी जिस ओर गया था उस तरफ देखते हुए बोला, कमीने जीजे, बहुत परेशान किया है, आज तुझे पता चलेगा कि परेशान करने का मतलब क्या होता है। तुम घर तो जाओ, फिर देखता हूँ, पक्का मेरी गुड़िया तेरा सर आज फोड़ ही देगी। और इतना बोल वह हंसने लगा जैसे उसने जंग जीत लिया हो। रॉकी इन सब से अनजान अपने दोस्तों से मिलने चला आया था। आज शाम चारों ने शहर के पॉपुलर रेस्टोरेंट में मिलने आने वाले थे। रॉकी अभी रेस्टोरेंट में बैठो अपने नालायक दोस्तों का वेट कर रहा था। वो कहाँ मर गए तीनों के तीनों गधे कहीं के। जब से मैंने हॉस्टल छोड़ा है तब से इन गधों का भाव बढ़ गया है, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। रॉकी ये सब खुद में ही सोचे जा रहा था, तभी तीनों आधमके और टेबल पे बैठते ही हाफने लगे। तीनों को देख ऐसा लग रहा था जैसे तीनों ने मैराथन दौड़ लगाकर यहाँ पहुंचे हो। तीनों के कपड़े पसीने से तरबदर हो गए थे और बाल बिखरे हुए थे। चेहरे को देख ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाल्टी भर पानी उन लोगों के सर पे उड़ेल दिया है। क्या हुआ तुम सबको, इतने हाफ क्यों रहे हैं? रॉकी थोड़े चिंता से बोला। उन्हें देख अब वह अपना गुस्सा भूल सा गया था। रॉकी के बोलते ही प्रीतम और रोहित राहुल को गुस्से में घूरने लगे। रॉकी उन्हें देख रहा था और अब तक उसने अंदाजा भी लगा लिया था कि हो ना हो राहुल ने ही कुछ गड़बड़ किया है, तभी इनकी ये हालात हुई है। प्रीतम जो कब से राहुल को घूरे जा रहा था, वह उसके पे एक चमाट मारते हुए थोड़े गुस्से में बोला, मत पूछ यार, इस गधे ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पर हुआ क्या है? जैसे ही प्रीतम ने बात कही तो रॉकी जल्दी से बोल पड़ा। उसे जाने की इच्छा सी होने लगी थी। क्या बताऊं मैं, ये कि आज 3 साल के माफिक एक दिन में दौड़ गए हैं। अगर ऐसा ही चला तो ये कमीना हमें ले डूबेगा एक दिन। प्रीतम गुस्से में बोले जा रहा था, तो वही राहुल अब रॉकी को लाचार भरी नजरों से देख रहा था कि अब तू ही बचा ले मुझे, वरना ये दोनों मुझे कोस कोस के मार ही डालेंगे। प्रीतम रॉकी को देख रहा था, जिसका चेहरा अब थोड़ा शांत और सिचुएशन को समझने लायक हो गया था। यार हम तीनों तेरे पास ही रहे थे, लेकिन जब हम हॉस्टल से निकले तो इस गधे ने एक बच्चे से उसका डंडा छीन लिया था।
मैंने इससे कहा, फिर तो इसने उसे नहीं दिया और उस डंडे के साथ खेलता हुआ हमारे साथ चलने लगा। और जब हम हाईवे पे आए तो वहां कुछ कुत्ते एक छोटी सी बिल्ली को परेशान कर रहे थे। उन्हें देख इन जनाब को उस बिल्ली पे दया आ गया और बिना सोचे समझे चल पड़े थे। रॉकी अब और आगे जानने के लिए उत्सुक हुए जा रहा था। इधर प्रीतम एक गहरी सांस लेकर आगे बोलने को हुआ, और जैसे ही इसने उन कुत्तों को डंडे से मारा तो कुत्ते तो बाद में, पहले बिल्ली ही इन पे झपट पड़ी। इसके बाद उन कुत्तों ने हमें ऐसा दौड़ाया कि टैक्सी ले तक का टाइम ना मिला और दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ गए। इतना बोल प्रियम राहुल के गले पे लगे बिल्ली के पंजे का निशान उसे दिखाने लगा, जहां 3 बड़े बड़े घाव के निशान थे। इधर रॉकी मुंह पे हाथ रख अपनी हंसी कंट्रोल करने में लगा था, और जब इससे नहीं रहा गया तो वह जोर जोर से हंसने लगा। रॉकी हंसते हंसते लोटपोट हुए जा रहा, उसका एक हाथ पेट था तो दूसरा हाथ हंसी से निकले आंसू पोंछने में लगा था। रॉकी एकदम से शांत हुआ और अपने तीनों गधे दोस्तों को लचारियत भरी नजरों से देखने लगा, और फिर जैसे ही उसे राहुल के गले पे बिल्ली के नाखून के निशान दिखे तो वह फिर से हंसने लगा। हाँ 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 हाँ, वह खुद को हंसने से रोक नहीं पा रहा था। क्या है यार, हम तुझसे अपना दुख बांट रहे हैं और तू है कि हम पे ही हंसे जा रहा है। कमीना कंजर दोस्त, भगवान करे कि तेरी हंसी गायब हो जाए और तुझे भाभी बेलन से मारे, तब तुझे हमारे दुख का अंदाजा होगा कि इस वक्त हमारे साथ कितना बुरा हुआ है। रॉकी सनाया से मार खाने की बात सुनते ही शांत हो गया। सच में उसकी हंसी कहीं गायब सा हो गया और माथे पे चिंता की लकीर खींच गया। रॉकी कुछ बोल पाता उससे पहले ही 2 छोटे छोटे बच्चे आपस में किसी सामान को लेकर झगड़ रहे थे। उनमें से एक लड़के ने सामान फेंका और वह सीधे रॉकी पास आ गिरा। रॉकी उस सामाना को देखते ही चौंक उठा, क्योंकि वह एक खिलौने वाला डंडा था, जिसे देखते ही रॉकी चौंक गया और सामने बैठे तीनों उस पे हंसने लगे। अब तक शाम होने को था। रॉकी को लगा कि यह इत्तेफाक से हुआ है, मेरी जान मुझे थोड़े ही मारेगी, आखिर मैं उसका हस्बैंड हूँ और प्यार भी तो करता हूँ। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी रॉकी का फोन बज उठा। वह धीरे से फोन निकालकर स्क्रीन पे शो हो रहे नाम को देखा तो वह चौंक उठा। वह अपने बड़े बड़े आंखों से शो हो रहे नाम को देखने लगा, जिसपे वाईफाई लिखा हुआ था। क्या आज सच में सनाया रॉकी का वोट लगाने वालों है? क्या कहीं सनाया ने इस तस्वीर को देख तो नहीं लिया जिसे अभिजीत ने छिपकर खींचा था? CH-107, यह कोई बर्तन नहीं, मेरा शरीर है वाईफाई। रिकैप। रॉकी कुछ बोल पाता उससे पहले ही 2 छोटे छोटे बच्चे आपस में किसी सामान को लेकर झगड़ रहे थे। उनमें से एक लड़के ने सामान फेंका और वह सीधे रॉकी पास आ गिरा। रॉकी उस सामाना को देखते ही चौंक उठा, क्योंकि वह एक खिलौने वाला डंडा था, जिसे देखते ही रॉकी चौंक गया और सामने बैठे तीनों उस पे हंसने लगे। अब तक शाम होने को था। रॉकी को लगा कि यह इत्तेफाक से हुआ है, मेरी जान मुझे थोड़े ही मारेगी, आखिर मैं उसका हस्बैंड हूँ और प्यार भी तो करता हूँ। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी रॉकी का फोन बज उठा। वह धीरे से फोन निकालकर स्क्रीन पे शो हो रहे नाम को देखा तो वह चौंक उठा। वह अपने बड़े बड़े आंखों से शो हो रहे नाम को देखने लगा, जिसपे वाईफाई लिखा हुआ था। क्या आज सच में सनाया रॉकी का वोट लगाने वालों है? क्या कहीं सनाया ने इस तस्वीर को देख तो नहीं लिया जिसे अभिजीत ने छिपकर खींचा था? नाउ रॉकी जैसे ही कॉल रिसीव कर फोन कान के पास ले जाकर कुछ बोलने को हुआ कि तभी सनाया गुस्से में बोली, आप कहाँ हैं? अभी के अभी घर आइए। रॉकी सीधा सीधा सनाया के गुस्से में धधक रहे आवाजों को सुन पा रहा था, जो उसी के ऊपर बरस पड़े थे। रॉकी थोड़े नरमी से सनाया से पूछा, वाईफाई तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या कुछ हुआ है क्या? रॉकी को लगा शायद सनाया बस उसके साथ मजाक कर रही है, और इधर टेबल पे बैठे तीनों मुंह खोले रॉकी को ही देख रहे थे, जिसके शक्ल पे इस वक्त 12 बजा हुआ था। अगर आप आधे घंटे में घर नहीं आए ना तो मैं आपको अपने करीब नहीं आने दूंगी, समझे आप? सनाया इतना बोलते ही गुस्से में फोन रख देती है और इधर बेचारा रॉकी हेलो हेलो करता रह गया। रॉकी फोन को घूरे जा रहा था जैसे फोन ने उसके साथ कोई नाइंसाफी कर दी हो, और इधर बैठे तीनों उसके माथे पे आ रहे पसीने को देख रहे थे। रॉकी को याद आ रहा था कि जब सनाया पिछली बार गुस्सा हुई थी तब उसे मनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे, और ये सब याद आते ही बिना कुछ बोले ही बाहर की तरफ भागने लगा। अरे कहाँ जा रहा है, रुक तो, क्या हुआ? प्रीतम, राहुल और रोहित तीनों रोकते रहे, बोलते रहे, पर रॉकी रुका नहीं और सीधे टैक्सी लेकर घर की तरफ चल पड़ा। वैसे भी इन सब में 5 मिनट निकल चुका था और रेस्टोरेंट से घर जाने में आधे घंटे से जाया करता है, तो बस उसे किसी हाल में जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। टेबल पे बैठे तीनों रॉकी के ऐसे अचानक चले जाने के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी तीनों के मोबाइल में ग्रुप मैसेज आया और तीनों ने जैसे ही मैसेज देखा तो तीनों चौंक उठे। व्हाट? तीनों के मुंह से बस इतना ही निकल पाया, मैसेज रॉकी ने भेजा था और उसने लिखा था कि साले कंजर कमीने दोस्तों, अगर तुम सब की बद्दुआ मुझे लगी ना और सनाया ने मुझे बेलन से मारा तो तुम सब की खैर नहीं, साले सबको पीटूंगा, वो भी उसी बेलन से। तीनों के पसीने छूटने लगे थे ये सब पढ़कर, और अब उन्हें अफसोस हो रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा कहा ही क्यों था। घर पर कुछ भी हो, साला भड़ास हमारे ऊपर निकालेगा। सिंघानिया मैंशन में रॉकी जैसे ही पहुंचा तो उसे सब कुछ थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा था। वह सधे कदमों से अपने रूम की तरफ जाने लगा, और जैसे ही कमरे में आया तो कमरे का नजारा देख चौंक गया। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था और जगह जगह कपड़े बिखरे पड़े थे। ये सब देख रॉकी समझ गया कि आज तो उसकी वोट लगने से उसे कोई नहीं बचा सकता है। वह सोच ही रहा था कि तभी कमरे का लाइट ऑन हो जाता है और उसके सामने सनाया दोनों हाथ बांधे खड़ी थी, जिसे देखते ही रॉकी चौंक उठा। आ गए आप, थोड़ा और देर कर देते, सनाया बोलते ही रॉकी के करीब आ गई थी और जल्दी से उसका कॉलर को पकड़ उसे अपने साथ बाथरूम की तरफ ले जाने लगी। तारांकन, व्हाट हैपेंड वाईफाई, क्या हुआ, कुछ बताओ तो।
नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप ना बिल्कुल शांत रहिए वरना। सनाया उसे बीच में ही टोक एक वार्निंग लुक देते हुए बोली, जिसे सुनते ही रॉकी एकदम शांत हो गया और उसके पीछे पीछे किसी बछड़े को तरह चलने लगा। आखिर मरता क्या ना करता। अच्छा होगा कि वह इस वक्त शांत ही रहे वरना जो होगा उसका भागीदार और हकदार वह खुद ही होगा। सनाया बाथटब में लाते ही उसके कपड़े खोलने लेगी, रॉकी तो बस उसके आंखों में ही झांके जा रहा है, जो अभी उसके शर्ट पे नजरें खड़ाए हुए थे। थोड़ी ही देर में रॉकी एक चड्डी के सहारे सनाया के सामने नंगा पुंगा खड़ा था, तो वही सनाया ठंडे पानी से बाथटब भर उसमें उसे बैठा देती है। रॉकी तो जमसा गया था कि तभी सनाया उसे किसी बर्तन की तरह रगड़ रगड़ कर धोने लगी। क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था रॉकी को, बस वह शांत बाथटब में बैठा सनाया को ही देख रहा था, जिसका चेहरा जलन के मारे धधक रहा था। इस फोटो में जिस तरह प्रीति ने जहां जहां रॉकी को छुआ था वहां वहां अब लाल निशान पड़ गए थे। और फिर जब थोड़ी देर में रॉकी खुद को किसी बर्तन की तरह मंजवाकर बाहर निकला, तब जाकर सनाया होश में आई और रॉकी को देखते ही रो पड़ी। रॉकी का शरीर पूरा लाल पड़ चुका था, जिसे देख सनाया के आंसू छूटने लगे। रॉकी उसे रोता देख गले से लगा लिया और उसके माथे को प्यार से सहलाने लगा। क्या हुआ बच्चा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? हुआ क्या है, एक बार मुझे बताओ तो सही। रॉकी के सीने में डूबकी सनाया किसी बच्चे की तरह रिएक्ट कर रही थी। रॉकी जानता था कि सनाया थोड़ी सेंसिटिव है, इसलिए उसने उसके मन की करने दी ताकि उसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन थोड़ा काम हो जाए। वो कहते हैं ना कि रिश्ते की डोर दोनों तरफ से खींचा जाए तो रिश्ते में अनबना ही जाता है, इसलिए इसे अच्छा होगा कि कोई एक डोर को ढीला छोड़ दे। सनाया सुबकती हुई उससे अलग हुई और फोन निकाल रॉकी को फोटो दिखाते हुए पूछती है, आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? रॉकी तो फोटो देखते ही चौंक उठा था। वह कभी सनाया को देखता तो कभी इस फोटो को जो उसके फोन पे शो हो रहा था, और यह सब देखते उसे समझने में देर ना लगा कि सनाया इतने गुस्से में क्यों थी। सनाया उस वक्त गुस्से और जलन के आग में जल रही थी। वैसे भी उस फोटो को अभिजीत ने इतने अच्छे से क्लिक किया था कि दोनों करीब थे। अभिजीत जानता था कि इतने से काम बन जाएगा और अगर उससे आगे बढ़ा तो रिश्ता खराब भी हो सकता है, पर उसे रॉकी पे पूरा भरोसा था कि वह थोड़ा मार खाने के बाद सनाया को मना ही लेगा। विफाई, ये तो बस एक एक्सीडेंट था, मैं गलती से टकरा गया था इस लड़की से। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? क्या तुम्हारा पति इतना नीच है कि अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और के करीब जाना चाहेगा? रॉकी के बात खत्म करते ही सनाया का दिल जोरों से धड़का। आखिर उसे विश्वास कर लेना चाहिए था और एक बात कम से कम रॉकी से बात तो कर लेती, पर जब भी उस फोटो को देखती तो उसका जलन भरा चेहरा उभर आता आए, गुस्से में होठ गुलाबी, गाल लाल और आंखें बड़ बड़ी और चेहरा बिल्कुल किसी क्यूट से डॉल की तरह हो जाता, जिसे अभी अभी रॉकी देख पा रहा था। वो में तो बस। सनाया बोलते हुए शांत हो गई और अपना सर नीचे कर सुबकने लगी। जब बात सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी जी पड़ती है। जैसे ही सनाया को पता चला कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है तो वह रोने लगी। ये पतियों को इमोशनल ब्लैकमेल करने का ब्रह्मास्त्र है, जिसके आगे बड़े बड़े देवता भी फेल हो चुके हैं, तो रॉकी किस खेत की मूली है। रॉकी सनाया को रोता देख उसे गले से लगा लिया और उसे शांत कराने लगा। सनाया उसके सीने में छुपी सुबक रही थी। तभी रॉकी सनाया का फोन लेकर उसमें मैसेज भेजने वाले का नाम देखने लगा, जिसपे अभिजीत लिखा था, जिसे देखते हुए रॉकी फोन पे पकड़ और मजबूत करते हुए मन ही मन कहा, साले साहब ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसके एक एक हिसाब लूंगा, वो भी गिन गिन कर। और फिर फोन टेबल पे फेंक देता है। समाया किसी चीज की आवाज सुनते ही पलट कर देखते को हुई, तभी रॉकी उसे गोद में उठाया और बेड पे ले जाकर फेंक दिया। आह! सनाया की एक आह निकल सी गई। तभी रॉकी सनाया के ऊपर आते हुए उसके आंखों में देख उसे छेड़ते हुए धीमे से बोला, विफाई तुमने आज मुझे बहुत परेशान किया है, अब मेरी बारी है। और इतना बोल वह टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे देखने लगा। सनाया का तो दिल मुंह को आ जाने वाला था, बस रॉकी के करीब आना ही काफी था सनाया को बेचैन करने के लिए। CH-108 आशंका कुछ गलत होने का। रिकैप। रॉकी सनाया को रोता देख उसे गले से लगा लिया और उसे शांत कराने लगा। सनाया उसके सीने में छुपी सुबक रही थी। तभी रॉकी सनाया का फोन लेकर उसमें मैसेज भेजने वाले का नाम देखने लगा, जिसपे अभिजीत लिखा था, जिसे देखते हुए रॉकी फोन पे पकड़ और मजबूत करते हुए मन ही मन कहा, साले साहब ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसके एक एक हिसाब लूंगा, वो भी गिन गिन कर। और फिर फोन टेबल पे फेंक देता है। समाया किसी चीज की आवाज सुनते ही पलट कर देखते को हुई, तभी रॉकी उसे गोद में उठाया और बेड पे ले जाकर फेंक दिया। आह! सनाया की एक आह निकल सी गई। तभी रॉकी सनाया के ऊपर आते हुए उसके आंखों में देख उसे छेड़ते हुए धीमे से बोला, विफाई तुमने आज मुझे बहुत परेशान किया है, अब मेरी बारी है। और इतना बोल वह टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे देखने लगा। सनाया का तो दिल मुंह को आ जाने वाला था, बस रॉकी के करीब आना ही काफी था सनाया को बेचैन करने के लिए। नाउ सनाया जब तक रॉकी को रोक पाती, उतने में रॉकी कुछ ज्यादा ही सनाया के करीब आ चुका था और वह बिना कुछ सोचे समझे उसे चेहरे पर चुकी गुलाबी होठों पे टूट पड़ा। सनाया रॉकी को धक्का देते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। तभी रॉकी सेडक्टिव वॉइस में बोला, तुमने ही मुझे प्रोवोक किया है, तो अब भूख तो। सनाया जम सी गई रॉकी के कहे बातों को सुनकर। वह समझ गई कि आज रॉकी उसे परेशान करने वाला है। रॉकी धीरे से सनाया की कमर पे हाथ कसते हुए बोला, अब बताओ, तुम्हें इतनी जलन कब से होने लगी? मुझे कोई जलन वलन नहीं हो रहा था। वो तो। सनाया इससे आगे कुछ कह पाती कि तभी रॉकी उसके गले को चूमने लगा, और जैसे ही सनाया कुछ सोच संभल पाती कि उससे पहले ही रॉकी ने बीते कर लिया। आह! सनाया सिहर उठी और गुस्से में गाल फुलाए उसे देखने लगी। क्या हुआ विफाई, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है।
रॉकी बोलने हुए सनाया के कपड़े को उतार फेंका। सनाया तो शर्म से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी और अपने दोनों हाथों से सीने को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए विफल हो पड़ी, क्योंकि रॉकी ने उसके दोनों हाथ एक साथ फोल्ड कर ऊपर कर दिया था और फिर उसे किस करने लगा था। आप छोड़िए, मुझे कोई आ जाएगा। सनाया सामने गेट की तरफ देख बोली। कोई नहीं आएगा विफाई। पति पत्नी के बीच में इंटरफेयर करने, ये बोलते हुए रॉकी टॉवल उतार देखा और एक ही झटके में सनाया के नीचे वाले कपड़े गायब था। दोनों बिल्कुल नग्न थे, पर चाहता के आगे कोई कुछ सोच पाता है क्या। सनाया कुछ कह पाती कि इतने में रॉकी ने फुर्ती के साथ ब्रा उतार फेंका और टूट पड़ा उसके जिस्म के आगोश में। अब दोनों खुल चुके थे, दोनों में कोई झुझक नहीं था, बस चाहता थी जिसके आगे सब फीका था। आह, दर्द से करह उठी रॉकी अचानक ही सनाया को अपने आगोश में ले लिया था, जिसे महसूस कर सनाया सिसकती हुई तड़प रही थी, मानो जैसे आज रॉकी को कुछ सुझा ही नहीं। उसके रफ्तार के आगे सब फीका था। सनाया के आंखें अब उसके आंखों के कोरों से बहने लगे थे, तो वही रॉकी अपना स्पीड बढ़ाए जा रहा था। रॉकी का इतना वाइल्ड होना सनाया को हॉर्म करने लगा था, पर सनाया भी रॉकी को पाना चाहती थी, इसलिए उसे रॉकी का दिया दर्द भी मीठा लग रहा था। अब तक रॉकी के पीठ पे सनाया के नाखूनों के गहरे छाप पड़ चुके थे, पर रॉकी को जैसे ये दर्द किसी छोटे से बाल के टुकड़े के बराबर था, सनाया के गोर जिस्म के सामने। करीब हाथ मिनट तक रॉकी सनाया को अपने रफ्तार का दीदार कराता रहा और जब अचानक ही वह रुका तो सनाया पूरी पसीने से भीग चुकी थी। रॉकी उसके मासूम से चेहरे को देख रहा था, जिसपे दुनिया भर की मासूमियत पसीने की बूंद के साथ चमक रहा था। सनाया आंखें खोले अपनी सांसें संभालते हुए रॉकी को ही देख रही थी कि तभी रॉकी उसके माथे पे अपने होठ रख दिए और एक सिद्धत वाला प्यार छोड़ते हुए बगल में लेट गया, तो वही सनाया इस तरफ प्यार को महसूस कर अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, लेकिन दिल का शोर अभी भी रॉकी के प्यार की गवाही दे रहा था। रॉकी लेटते ही सनाया के छोटे से सरों अपने सीने पे रख लिया और उसके सर को सहलाने लगी। सनाया भी बिल्कुल थक चुकी थी, इसलिए वह उसके सीने पे ही सो गई। तो वही रॉकी उसे सोते हुए निहार रहा था और अचानक ही उसके माथे पे किस कर बोला, विफाई कभी मुझे छोड़कर माता, वरना मैं टूट जाऊंगा। और इतना बोलते ही उसने भी अपनी आंखें बंदी कर ली और सनाया के साथ लिपटा ही सो गया। अर्चना का रूम। इधर अर्चना बिना किसी मतलब के टहले जा रही थी, कभी इस कोने तो कभी उस कोने। हाथ में फोन था जिसके फेसबुक नाक का महायंत्र खो ला था, जिसके सहायता से हम किसी भी दूरदर्शी प्राणी से घर बैठे बातें कर सकते हैं। वह कब से देखे जा रही थी, ये रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा, खडूस कहीं का कितना इग्नोर करता है ये। वह भुनभुनाते हुए कोसे जा रही थी और जिस कोस रही थी वह बेचारा तो खांसता हुआ मरे जा रहा था। खो 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 खो। अभिजीत मुंह पे हाथ रखे खोखे जा रहा था, पर उसका खांसना जैसे बंद ही ना हो रहा था, मानो कि उसके गले ने जुन छेड़ दी हो और अभिजीत उसके सामने घुटने टेकने वाला है। भाई क्या हुआ तुझे, ये ले ये पानी पी। करण जल्दी से टेबलेट से पानी का गिलास उठाकर उसे देते हुए बोला और उसके पीठ पे हाथ सहलाने लगा ताकि उसका खांसना थोड़ा कम हो सके। अभिजीत ने जल्दी से पानी लिया और एक ही घुट में सारा पानी पी गया और जैसे ही धीरे धीरे उसकी सांसें नॉर्मल होने लगा, तब जाकर वह चैन से चेयर से टेक लगाए बैठ पाया। वह सांसों को संभाले आंखें बंद करा तो अर्चना का चेहरा कौंध आया उसके दिमाग में और यह याद आते ही वह मुस्कुराया, जिसे देख करण बोला, क्या हुआ भाई, अभी तो खांसते हुए मर रहा था और अब मुस्कुरा रहा है, तू पागल कब से हो गया। जैसे ही करण ने अजीब ढंग से खेद व्यक्त किया तो अभिजीत चिढ़ते हुए बोला, बस कर अपनी ये बकवास और निकल जा मेरे ऑफिस रूम से, नहीं तो। उद्धरण चिन्ह। बस बस भाई, जा रहा हूँ, दोस्त की तो कोई कदर ही ना तुझे। अरे भूल गया मैं तेरे लिए क्या क्या करता था। अभिजीत को गुस्से से भरे शब्दों को सुनने के बाद करण उसे कोसता रहा था कि तभी अभिजीत उठा और उसे पकड़ने को हुआ। इतने में करण मौका पाते ही हरकत में आया और भाग खड़ा हुआ अभिजीत के ऑफिस से। करण के ऑफिस से जाते ही अभिजीत चेयर पे बैठा, साला कमीना फालतू की बकवास करता रहा है, और फिर आंखें बंद कर अर्चना के बारे में सोचने लगा। मेरे दिलो दिमाग पे हावी हो रही हो तुम, कहीं ऐसा ना हो अपनी नफरत में तुम्हें भी हटकर बैठूं। अभिजीत की आंखें भले ही बंद थी पर उसके दिमाग में उथल पुथल मजा हुआ था, जिसमें सिर्फ अर्चना ही बसी हुई थी। अर्चना को एहसास भी नहीं हो पाया कि अब धीरे धीरे अभिजीत उसमें इंटरेस्ट दिखने लगा है। सब सही चल रहा था, 2 दिन हंसते खेलते ही निकल गए थे। रात का वक्त था और सनाया सीढ़ियों से उतर रही थी कि तभी उसे चक्कर सा आने लगा। इधर किचन से खाने को लेकर आ रही जी की जब नजर अर्चना पे पड़ी तो वह चीख पड़ी। उनकी चीख सुन सब उनकी तरफ दौड़ पड़े। सनाया गिरने ही वाली थी कि तभी एक गार्ड फुर्ती के साथ उसे पकड़ लेता है और जल्दी से उसे अपने सोफे पे ले आया और लेटाते ही पानी लाने के लिए दौड़ पड़े। इधर राम भी आ चुके थे और डॉक्टर के पास कॉल भी जा चुका था। सब चिंतित थे सनाया के लिए, उसे क्या हो गया। सुमित्रा जी तो रो पड़ी थी सनाया को ऐसे बेहोश देखकर। इधर रॉकी सुनसान रास्ते से होकर घर के लिए ही निकला था। कार छोटी सी थी जिसमें कोई सेफ्टी नहीं था। कार अपने रफ्तार में ही थी कि तभी ड्राइवर कार पे एकदम से ब्रेक मार देता है और कार घसीटते हुए कुछ दूर जा रुकी थी। CH-109 तुम्हें क्या लगा था कि मैं मर चुका हूँ। रिकैप। अर्चना को एहसास भी नहीं हो पाया कि अब धीरे धीरे अभिजीत उसमें इंटरेस्ट दिखने लगा है। सब सही चल रहा था, 2 दिन हंसते खेलते ही निकल गए थे। रात का वक्त था और सनाया सीढ़ियों से उतर रही थी कि तभी उसे चक्कर सा आने लगा। इधर किचन से खाने को लेकर आ रही जी की जब नजर अर्चना पे पड़ी तो वह चीख पड़ी। उनकी चीख सुन सब उनकी तरफ दौड़ पड़े। सनाया गिरने ही वाली थी कि तभी एक गार्ड फुर्ती के साथ उसे पकड़ लेता है और जल्दी से उसे अपने सोफे पे ले आया और लेटाते ही पानी लाने के लिए दौड़ पड़े।
इधर राम भी आ चुके थे और डॉक्टर के पास कॉल भी जा चुका था। सब चिंतित थे सनाया के लिए, उसे क्या हो गया। सुमित्रा जी तो रो पड़ी थी सनाया को ऐसे बेहोश देखकर। इधर रॉकी सुनसान रास्ते से होकर घर के लिए ही निकला था। कार छोटी सी थी जिसमें कोई सेफ्टी नहीं था। कार अपने रफ्तार में ही थी कि तभी ड्राइवर कार पे एकदम से ब्रेक मार देता है और कार घसीटते हुए कुछ दूर जा रुकी थी। नाव कार के रुकते ही ड्राइवर के साथ रॉकी का सर सामने जा लगा था। दोनों अपना सर पके सहलाते हुए सामने देखने लगे तो सामने कुछ गुंडे खड़े थे। सबके चेहरे पे मास्क लगा हुआ था और उस सब में एक जो शायद उनका बॉस था, वह कार के बोनट पे बैठा दारू के बोतल गटके जा रहा था। सिंघानिया मेंशन। सनाया बेहोश पड़ी सोफे पे लेटी थी और बगल में खड़े राम उसे ही देख रहे थे। सुमित्रा जी उसके हाथ अपने हाथ में लिए बैठी अपनी नाम आंखों से उसे ही देख रही थी। तब तक एक गार्ड एक डॉक्टर को अपने साथ वही लेकर आ गया। डॉक्टर सिंघानिया मेंशन का पुराना डॉक्टर था। उसके आते ही राम थोड़े चिंता के साथ बोले, भद्रा यार जल्दी कर यहाँ आ और मेरी बहू को देख। क्या हुआ राम, तू इतना क्यों गला फाड़ रहा है? डॉक्टर सनाया के बगल में बैठते हुए बोले। लगता है तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। राम अपने दोनों हाथ अपने पॉकेट में डालते हुए बोले। तुझे तो मैं, खैर रुक जा तू अभी, पहले मैं अपनी बहू को देख लूं। डॉक्टर ने जैसे ही ये बात कही तो राम डॉक्टर भद्रा को घूरते हुए बोले। तेरी बहू भूल जा। राम के कहते ही डॉक्टर भद्रा गुस्से में उन्हें घूरते हुए सनाया की कलाई पकड़ उसके नब्ज को चेक करने लगे। पीछे खड़ी सुमित्रा जी और अर्चना दोनों को लड़ता देख गुस्से में उन्हें ही घूरने लगी थी कि तभी डॉक्टर खड़े हुए और बोले, राम सुन, जल्दी जा और मेरे लिए मिठाई लेकर आ, अभी मुझे तेरे हाथ से ही खाने हैं। राम डॉक्टर भद्रा के फरमाइश को सुन अपने त्योरियों को चढ़ाकर बोले। मैं क्यों लाऊं, तुझे खाना हो तो तू खुद ला। राम कहते ही सनाया को देखने लगे। डॉक्टर भद्रा भी चालाक थे, अपने चेहरे पे खुशी के बजाय मायूस होकर बोले, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, तू किसी और से करा लेना अपनी बहू का इलाज। और फिर सुमित्रा जी को देख बोले, चलता हूँ। और इतना बोल जैसे ही जाने को हुए तो सुमित्रा जी उन्हें रोकते हुए बोली, रुक जाए भाई साहब। और फिर राम को घूरते हुए बोली, आप लग क्यों नहीं देते? देखिए तो कैसे इनका चेहरा लटक गया है, और मेरी बहू का इलाज भी तो होना है। सुमित्रा जी के कहे हुए शब्द कैसे राम टाल सकते हैं, इसलिए वह अपना गुस्से का घुट पिटे हुए किचन की तरफ चल दिए। भद्रा एक एक का हिसाब लिया जाएगा, वह बोलते हुए किचन में आ चुके थे। रोड पे रॉकी कार से खड़ा उन्हें ही देख रहा था कि तभी कार के अंदर से एक आदमी बाहर आता है और हंसते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता है। रॉकी उस आदमी को देखते ही चौंकते हुए बोला, तुम अभी जिंदा हो? उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ हाँ, क्यों क्या हुआ? राघव सिंघानिया सोन ऑफ राम सिंघानिया, क्यों मुझे देखकर धक्का लगा? उस आदमी ने जैसे ही कहा तो रॉकी उसे गुस्से में घूरने लगा। उस आदमी को देख रॉकी ने गुस्से में मुट्ठी भींच लिया था। रॉकी को गुस्से में देख सामने खड़ा आदमी हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगा था कि मैं मर चुका हुआ? तभी रॉकी अपने पॉकेट में हाथ डाल एक रौबदार आवाज में बोला, और तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे जिंदा क्यों छोड़ा? हालांकि रॉकी जानता था कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर भी वह जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए बोला। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और दोनों के आंखों में एक दूसरे के लिए नफरत कूट कूट कर भरा हुआ था। सिंघानिया मेंशन। ये ले ठूस ले और जल्दी से मेरी बहू का चेकअप कर, वरना तुझे एक एक सेकंड का हिसाब देना होगा। राम उसके हाथ में मिठाई का डब्बा रखते हुए बोला। डॉक्टर भद्रा डब्बा को हाथ में लेते ही उसे खोले एक मिठाई आमा के मुंह के पास ले जाते हुए बोले, बधाई हो, तू दादा बनने वाला है। इतना बोलते ही और दादा बनने की बात सुनते ही राम का मुंह खुल गया था और जैसे ही उन्होंने मुंह खोला तो डॉक्टर भद्रा ने मिठाई उनके मुंह में डाल दिए। राम खुशी के मारे मिठाई चबाते या उसे निगलते, उनका दिल तो बस दादा बनने की खुशी में जोरों से धड़कने लगा था। और अचानक ही भद्रा को गोद में उठा धुमाने लगे। भद्रा, आज से तुम्हारी सारी गलतियों को माफ किया, जा, और आज की भी गलती मैंने माफ की। अरे अरे, मैं डॉक्टर हूँ, कोई खिलौना नहीं जो तू मुझे ऐसे घुमाए जा रहा है। डॉक्टर भद्रा का तो दिमाग ही हलक में आ अटका था। एक 55 साल का बूढ़ा एक उसी के हम उम्र वाले बूढ़े को उठाए खुशी के मारे घुमाए जा रहा था, अगर गिरे तो हड्डी तो टूट ही जाने वाला था। इधर सुमित्रा जी तो कब से अपनी प्यारी बहू को ही देखे जा रहा थी। शायद आज सुमित्रा जी कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई थी। उनकी आंखों से आंसू की फूल की तरह झरते हुए नीचे गिरे और उधर सड़क पे रॉकी के सामने खड़ा आदमी हंसता हुआ गन की ट्रिगर पे उंगली रख रॉकी के ऊपर फायर कर दिया। किसी के हीरा घर में आया तो दूसरा हीरा घर छोड़ गया। CH110 कहाँ है आप? रिकैप। अरे अरे, मैं डॉक्टर हूँ, कोई खिलौना नहीं जो तू मुझे ऐसे घुमाए जा रहा है। डॉक्टर भद्रा का तो दिमाग ही हलक में आ अटका था। एक 55 साल का बूढ़ा एक उसी के हम उम्र वाले बूढ़े को उठाए खुशी के मारे घुमाए जा रहा था, अगर गिरे तो हड्डी तो टूट ही जाने वाला था। इधर सुमित्रा जी तो कब से अपनी प्यारी बहू को ही देखे जा रहा थी। शायद आज सुमित्रा जी कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई थी। उनकी आंखों से आंसू की फूल की तरह झरते हुए नीचे गिरे और उधर सड़क पे रॉकी के सामने खड़ा आदमी हंसता हुआ गन की ट्रिगर पे उंगली रख रॉकी के ऊपर फायर कर दिया। किसी के हीरा घर में आया तो दूसरा हीरा घर छोड़ गया। नाउ 8 महीने बाद सब कुछ बदल चुका था। सिंघानिया मेंशन ऐसा बिरान महल में तब्दील हो चुका था जहां के लोग बिना राजा के अपनी जिंदगी काट रहे थे। राम जो अपने फैमिली के मिलने से सरोबदार हो गए थे, अब वह हर रोज गुस्से में रहने लगे थे। हर दिन कोई ना कोई एम्प्लॉय ऑफिस से निकाला जाता और घर आते ही वह सो जाते। सुमित्रा जी जिनके लिए सब कुछ उनका बेटा ही था, अब उनकी जैसे दुनिया ही उजड़ सी गई थी। बेटे के ना होने का गम उन्हें हर दिन कचोटता जा रहा था।
अर्चना जो हर दिन छोटी छोटी बात को लेकर रॉकी से लड़ा करती थी, वह अब गुमसुम सा रहने लगी थी। पर इन सब में एक चीज थी कि अर्चना की तरफ अब अभिजीत खींचा चला आ रहा था। अभिजीत अब कंपनी में एक अहम पद पे खड़ा था, जहां से वह राम के साथ मिलकर प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने लगा था। शायद कंपनी के इतने नजीक आने की वजह सनाया का भाई होना या रॉकी के उस दिन उस पे भरोसा करना रहा होगा, जब रॉकी ने ग्रीन सिटी फाइल को उसके सामने रख दिया था। कंपनी के शेयर गिरते जा रहा था और अब खालिद इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन बैठा था। खालिद का बेटा और उसके कुख्यात कारनामे लोगों के बीच फैलने लगे थे, लेकिन किसी में हिम्मत ना थी कि वह कुछ बोल सके। एक राम ही थे जो उसे पछाड़ने में कामयाब थे। उनके लिए बस एक रात का खेल था खालिद के दुनिया को मिट्टी प्लीत करने लिए। पर इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड का बादशाह आज बेटे के चाहत के नीचे दबकर रह गया था। सब कुछ ऐसे अचानक हुआ था कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया था। एक ही रात में जहां सनाया ने खुशियां दी रॉकी के अंश को अपने गर्भ में रखकर, तो वही किसी सुनसान रास्ते पे रॉकी के ऊपर गोलियां चली, जिसका सबूत रॉकी के पहने हुए वही कपड़े जिसपे सिर्फ खून ही खून लगा हुआ था। वह कपड़ा एक बॉक्स के अंदर रखा सिंघानिया मेंशन के दरवाजे के सामने पड़ा था। राम हर वो चीज कर चुके थे जिससे रॉकी को ढूंढा जा सकता था, पर हर बार सिर्फ एक बोतल ही मिलता जिसमें रॉकी का खून जमा रहता था। अब तक पूरे 6 बोतल मिल चुका था और हर एक बोतल पे रॉकी के मौत का डेट एक कोड वर्ड के साथ लिखा रहता था। वह कोड वर्ड था MASKMA। ये कोड वर्ड राम से लेकर समर और आजाद तीनों जानते थे कि इस कोड वर्ड का मतलब क्या है और यह कौन कर सकता है। पर राम के साम्राज्य में रहकर ही अभिषेक उनके सर पे तांडव कर रहा था, तो वही राम अपनी पूरी फौज लगाकर भी रॉकी को ढूंढ नहीं पा रहे थे। और जब भी उन्हें लगता कि उन्होंने रॉकी को ढूंढ लिया है, तो हर बार की तरफ रॉकी का खून ही मिलता जो एक बोतल में भरा हुआ रहता था। अभिजीत जब भी अपनी बहन से मिलने आता तो सनाया हर बार उससे मिलने से इनकार कर देती। अभिजीत भी पागलों की तरह रॉकी को ढूंढने में लगा था। उसे तो बस सनाया के आंखों में वो खुशियां देखनी थी जो उसने 8 महीने पहले ऑफिस में खिलखिलाकर हंसते हुए देखा था। कितनी खुश थी सनाया, उसका चेहरा कितना खिला हुआ था। पर आज 8 महीने बीतने के बाद ही सनाया एक बार भी अभिजीत से मिलने नहीं आई थी। सनाया की खुशियां जहां दुगुनी होनी चाहिए थी अपने बेबी को लेकर, तो वही वह हर एक पल घुट घुट कर मरने लगने थी। उसे रॉकी चाहिए था और कुछ नहीं, बस रॉकी। मेंशन के अंदर अपने कमरे में सोई सनाया किसी बच्चे की तरह बिलख कर रो रही थी। उसका हर दिन का था बाहर ऐसा दिखाती कि सब नॉर्मल है, और कमरे में जाते ही उसके आंसू फूट पड़ते। आज भी तकिए को भिगाने में कोई कसार न छोड़ पाई थी सनाया। आप कहाँ हैं? आपके बिना हमारे बच्चे का क्या होगा? कहाँ हैं आप जल्दी आ जाइए ना, आपके बिना रहा नहीं जा रहा है। आप अगर नहीं आए ना तो देखना मैं भी आपके पास चली आऊंगी। और जैसे ही सनाया ने इतना कहा तो उसके हाथ अपने आप ही उसके पेट पे चले आए थे, जो अब 8 महीने बीतने के साथ साथ अब उभर कर दिखने लगा था। सनाया फिर से रोने लगी थी। शायद उसका बच्चा भी रॉकी को पुकार रहा था। आर्स कॉर्पोरेशन, राम का ऑफिस। राम ऑफिस में चेयर पे सर को पीछे की तरफ टेक लगाए बैठे ही थे कि तभी समर जल्दी में दरवाजे को लगभग तोड़ते हुए गुस्सा, ये क्या बहुधा मजाक है? निकलो मेरे ऑफिस से, मैंने बोला था ना कि मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहता, तो तुम क्यों आए हो अंदर? मैं तुम्हें अभी के अभी इस कंपनी से निकालता हूँ। राम का पारा एकदम पिक पे चला गया था। दरअसल वह कुछ महीनों से सबसे मिलना भी छोड़ चुके थे और उनके ऑफिस में घुसना सख्त मनाही था। अगर कोई घुसा तो उसे उसी वक्त निकाल देना, ये पहली प्राथमिकता बन चुका था राम का। अब तक राम ना जाने कितनों ऐसे ही बिना किसी मतलब के निकाल चुके थे, और शायद आज यही सजा समर को भी मिलने वाला था। तभी समर पसीने से तरबतर माथे को एक उंगली से पोंछ सामने एक पेपर रखते हुए बोला, बॉस क्या आप इस पेपर को देखेंगे? और इतना बोल वह पेपर उनके सामने रख दिया। हालांकि उसे डर था कि अब वह कभी इस ऑफिस में नहीं आ पाएगा, पर उसे खुशी इस बात की थी कि वह कुछ कर पाया था जिसका सबूत वह पेपर और उसमें लिखे हर एक शब्द बयां कर रहे थे। राम बिना किसी भाव के उस पेपर को उठा पने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि समर कभी भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं लाता है। और जैसे ही पने लगे तो राम की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और अचानक ही पेपर को ममोड़ चमोड़ कर फेंक दिए। आई किल यू बास्टर्ड। और इतना बोला उन्होंने ने दोनों हाथ टेबल दे मारे। कहाँ हैं आप क्यों नहीं जाते मेरे पास? सनाया बेड पे सुई ही अचानक ही तड़प उठी, तो वही कहीं सुनसान वीरान से जगह पे एक अंधेरे कमरे पे जंजीरों से बंधा कोई चीख पड़ा। आह! उस इंसान की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी थी और आसपास के खड़े गगुंडे ठहाका लगाकर हंसने लगे थे। कमरे में बस थोड़ी सी रोशनी थी, जिससे जंजीर से बंधा आदमी का सिर्फ चेहरा ही दिख पा रहा था, जहां से एक एक बूंद कर खून जमीन पे टपक रहा था। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कोड नेम बॉस की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।